हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, हम यहाँ पर फिर से हाजिर है आपकी हिस्ट्री कक्षा के साथ। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ नंबर 2 और उसका नाम क्या है बच्चों? अक्षांश एवं देशांतर, यानी के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बच्चों, बिना देरी किए कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पाठ का परिचय है। यात्रा के समय में विभिन्न स्थानों पर नई नई आकृति देखने को मिलती है। हम नदियों, टीलों आदि की सहायता से अन्य स्थानों की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। इन आकृतियों को संदर्भ बिंदु कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन आकृतियों को बच्चों? इन आकृतियों को हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। ये याद रखने योग्य चीज है। आइए पाठ पढ़कर इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप किसी स्थान पर हो, किस जगह पर हो, ये कैसे आप पता लगा सकते हो? तो बच्चों, इस सही स्थिति का ज्ञान करने के लिए बच्चों, पृथ्वी पर किसी स्थिति का ज्ञान करने के लिए ग्लोब या मानचित्र का आप क्षैतिज या लंबवत रेखाओं का एक जाल देखते हैं। अब जो आप क्षैतिज होती है या लंबवत जो रेखाएं होती हैं पड़ी हुई ग्लोब पर, उनको आप देखते हो और उनको जो जहां मिलते हैं वहां पर ग्रिड की सहायता से नापते हैं, जिसको वहां पर डिग्रीज होती हैं। और बच्चों, इन रेखाओं का एक सेट जो ध्रुवों के मध्य पूर्वी पश्चिमी दिशा में वृत्ताकार रूप में खींचा गया है, अक्षांश रेखाएं कहलाता है। मतलब बच्चों, ये जो रेखाओं का जो सेट होता है ना, इसमें क्या है, जो ध्रुवों के मध्य, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो मध्य में खींचा गया है, और ये पश्चिमी दिशा जो वृत्ताकार रूप में खींचा गया है, इनको क्या है, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है। रेखाओं का दूसरा सेट जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए, मतलब उत्तरी से दक्षिण ध्रुव को जो मिलाते हैं, यानी कि बच्चों ये उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, इसको जो ऐसे ऐसे मिलाती है बच्चों ये रेखाएं, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है। और जो वृत्ताकार रूप में खींची हुई रहती है बच्चों, जो क्या है, ऐसे गोलाई लिए होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इन्हें बच्चों देशांतर रेखाएं बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। रेखाओं का दूसरा सेट जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए अर्धवृत्त में खींचा गया है, उसे देशांतर कहते हैं के रूप में जाना जाता है। इन सेटों की रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। जो इनके जो जाल होता है, इन सेट रेखाओं का जो जाल होता है बच्चों, उसे ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को बताता है। जो इनका प्रतिच्छेद होता है बच्चों, इनका ये जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है, पृथ्वी पर किसी स्थान की जो स्थिति है कैसी है वो बताता है। रेखाओं के इन सेट की सहायता से आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का आंकलन कर सकते हैं। अब इन जो रेखाएं की जो ये स्थिति, इससे बच्चों क्या, पृथ्वी का किसी भी स्थान के जो क्या वहां पर क्या स्थिति, किस तरह का भौगोलिक आकार है, उसको हम पता कर सकते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी गोलाकार ना होकर के गोलक की तरह जियर्ड है। ग्लोब पृथ्वी का लघु और आदर्श प्रतिरूप है। मतलब जो ग्लोब है बच्चों, वो क्या है, अर्थ के जैसे ही उसका स्मॉल स्ट्रक्चर है। पृथ्वी उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा बीच में थोड़ी उभरी हुई है। इसका सही रूप और आकार हमें पृथ्वी के लघु रूप ग्लोब के माध्यम से देखने को मिलता है। कुम्हार के चाक की तरह घूमते ग्लोब में देश, महाद्वीपीय, महासागरों को देखा जा सकता है। एक बड़ी सी गेंद में स्वेटर बुनने की सिलाई अंदर घुसाकर ग्लोब बनाया जा सकता है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो जो सिलाई कह रहे हैं बच्चों, कि जो सिलाई है, यानी जिससे आप कपड़े बुनते हैं, उसको बीच में लगा करके आप एक गोले को यहाँ फंसा करके पूरी एक पृथ्वी का आकार यहाँ बना सकते हैं। और जो गोलक की तरह दिखता है, जो पृथ्वी गोलाकार ना होकर के क्या है बच्चों, गोलक की तरह जियोड है। और जो जो छोटा रूप है पृथ्वी का, उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? ग्लोब बोलते हैं। अब जो कुम्हार की चाक की तरह घूमते ग्लोब में, अब बच्चों जैसे आप इसको घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं तो चारों तरफ घूमती है, मतलब वो पीछे भी दिखती है और हमें आगे भी दिखती है। अब इसमें बहुत सारे देशों को, महाद्वीप को, महासागरों को देखा जाता है। बड़ी सी गेंद में स्वेटर बुनने की जैसे सिलाई घुसा दी गई हो। अब बच्चों, प्रत्येक ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या है, एक टिल्टेड फॉर्म में क्या है, एक सुई घुसी हुई होती है, जो कि उसको स्पिन करने में, घूमने में हेल्प करती है, जिसे अक्ष कहते हैं। और बच्चों, जो झुकी अवस्था में जो वहां पर सुई घूमी होती, ये पॉइंट हो गया बच्चों, और ये वाला पॉइंट, ये दोनों क्या है, अक्ष हो जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद बच्चों, यह ग्लोब इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के समान पश्चिम से पूर्व की ओर घूम सकता है।
पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे सर्कल सर्कल घूम सकता है। ठीक है, उन्हें सुई ग्लोब पर जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरते हैं उन्हें उत्तर दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जिन ध्रुवों से गुजरती है इन्हें उत्तर और दक्षिण का ध्रुव कहते हैं। लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर ग्लोब की भांति कोई सुई नहीं होती। अब पृथ्वी पर जैसे हमने ग्लोब में तो ये सुई लगा करके बना दिया अपने सहूलियत के लिए, उसको स्पिन करने के लिए, घुमाने के लिए, लेकिन जो असलियत में जो हमारी पृथ्वी है उस पर ऐसी कोई भी सुई नहीं रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, और जो पृथ्वी जिस अक्ष पर अपने चारों ओर घूमती है बच्चों, वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा होती है। तो बच्चों, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जिसे विषुवत रेखा, जिसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं। तो मतलब बच्चों, एक और अन्य काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बराबर बराबर दो भागों में बांटती है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे विषुवत वृत्त बोलते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधा भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तर में जो आधा भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ बढ़ता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अतः विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त का निर्माण करता है। तो बच्चों, जो विषुवत वृत्त है वो क्या है, एक काल्पनिक वृत्त का निर्माण करता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु, और इसी से बच्चों पृथ्वी पर किन कौन कौन से स्थान है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। विषुवत वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश, समांतर रेखा, लैटिट्यूड्स और पैरेलल कहते हैं। अक्षांश अक्ष में मापे जाते हैं। तो बच्चों, हम ये यहाँ पर जान पा रहे हैं कि बच्चों, जो विषुवत वृत्त से वृत्तों तक स्थित सभी समांतर वृत्त, अक्षांश, समांतर रेखाएं, लैटिट्यूड या फिर उसको पैरेलल लाइंस हम कह सकते हैं, जो अक्षांश अंश में पाए जाते हैं। तो बच्चों, अक्षांश यानी कि कह सकते हैं हम बच्चों जो हाफ सेमी सर्कल लिए हुए होती हैं, ठीक है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के मध्य की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है। अब बच्चों, अब विषुवत वृत्त है, जो विषुवत वृत्त क्या है बच्चों, ये वाली रेखा क्या है, विषुवत रेखा है, और जो ये सर्कल जा रहा है बच्चों, ये क्या है, विषुवत वृत्त कहलाता है। और इस प्रकार जो बच्चों माप होगा क्या है, 360 अंश का 1/4 अर्थात 90 डिग्री अंश था, अतः 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को प्रदर्शित करता है। तथा अब देखो बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, और इसके नीचे भी यहाँ पर क्या होगा, जब आप नीचे जाते जाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री पर जाकर के रुकेगा। तो बच्चों, ये ध्रुव को प्रदर्शित करता है कितने डिग्री पर बच्चों, 90 डिग्री पर। अतः विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश, ये जो सारी रेखाएं विषुवत रेखा के ऊपर वाली, ये जो विषुवत रेखा के जो ऊपर वाली रेखाएं हैं यहाँ तक, ये सब क्या है, उत्तरी अक्षांश है। और बच्चों, जो विषुवत रेखा के जो नीचे वाली जो सारी रेखाएं आती हैं, ये क्या हो जाती है, हमारी दक्षिणी अक्षांश हो जाती है। यानी कि बच्चों, जो लेटी हुई जो लाइनें होती है, रेखाएं होती है पृथ्वी पर, ग्लोब पर ऐसी पड़ी हुई रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों ने इंग्लिश में हम लैटिट्यूड भी बोलते हैं, यानी कि लेटी हुई रेखाएं। इसी कारण प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा अर्थात उत्तर या दक्षिण भी लिखते हैं। और बच्चों क्या है कि इन्हीं अक्षांश रेखाओं के बाद, देशांतर रेखाओं के कारण क्या है, जो अक्षांश के मान के साथ जो जिनकी डिग्रीज है उनके साथ जो दिशा लिखी होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम उत्तर या दक्षिण भी लिख पाते हैं। तो बच्चों, इस बॉक्स में हम जान सकते हैं कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान के अक्षांश को जान सकते हैं। जो आपका स्थान है और जो ध्रुव तारे का जो कोण है, उनको माप लेंगे बच्चों, तो आप क्या कर पाएंगे, अपने स्थान से अक्षांश को जान पाएंगे। और बच्चों, इसके बाद है उत्तर। आमतौर पर इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, मतलब हम इतना लंबा ना लिख करके बच्चों उसको इन शॉर्ट लिखकर उ और द डॉट के साथ। उदाहरण हेतु ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। बेलो होरिजोटे तथा महाराष्ट्र में चंद्रपुर दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। अब बच्चों, एक ऐसा अंश है 20 डिग्री यानी कि 20 अक्षांश, जो 20 अक्षांश अंश है उस पर क्या है, जो ब्राजील है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और वो क्या है, उसका बेलो होरिजेटे, जो बेलो होरिजेटे है, और जो महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है, वो दोनों क्या पढ़ते हैं बच्चों, 20 अक्षांश पर पढ़ते हैं, ठीक है।
तो परंतु होरीजोटे जो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में तथा जो चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है। अब बच्चों जो 20 अंश दक्षिण में है क्या है बच्चों, होरीजोटे हैं, ठीक है, विषुवत रेखा के, और जो चंद्रपुर है वो विषुवत रेखा के वृत्त के 20 अंश उत्तर में है। वो किसमें था, वो दक्षिण में था और ये उत्तर में, ये इनका फर्क है, डिग्रीज का फर्क नहीं है बच्चों। और आगे अतः हम कह सकते हैं कि बेलो होरीजेटे 20 दक्षिण अक्षांश पर तथा चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। और बच्चों इसको हम यहां जान सकते हैं, जैसे कि हमें ये समझा रहे हैं कि जो 20 डिग्री अंश जो अक्षांश देख सकते हैं बच्चों इस चित्र में, जैसे हमने समझा था दक्षिणी, ये कहाँ पड़ेगा, दक्षिणी में पड़ेगा एक, और दूसरा कहाँ पड़ रहा है बच्चों, उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम ये दोनों ही किस डिग्री पर पढ़ रहे हैं, 20 पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जो अक्षांश है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश ये अलग अलग है। और इसके बाद बच्चों हम जानते हैं विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, और इससे हम पता लगा पाते हैं बच्चों को जो विषुवत रेखा है उससे अगर हम दूर जाते हैं तो हमारे अक्षांश क्या हो जाते हैं, अक्षांशों का आकार जो होता है वो घटता जाता है, यानी कि वो सिमटता हुआ जाता है और अंत में क्या हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद क्या है, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, मेजर लैटिट्यूड लाइंस, अभी लॉन्गिट्यूड था, अभी क्या है बच्चों, लैटिट्यूड लाइंस है। तो यहाँ पर ग्लोब या मानचित्र पर दिखाई देने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित है। वो कौन कौन सी होती है बच्चों, पहले है बच्चों विषुवत रेखा, यह 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। यह रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। जैसे कि बच्चों अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये क्या है, विषुवत रेखा, और ये क्या करती है, पूरे ग्लोब पर सबसे बड़ा सर्कल यही बनाती है और 2 उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है। तो बच्चों कर्क रेखा क्या है, अब 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा है। कर्क क्या रेखा बच्चों, कर्क रेखा जो है वो क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, सेंटर ऑफ द इंडिया ये गुजरती है बच्चों। और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। 21 जून पर क्या पड़ती है, कर्क रेखा पर जो है सूर्य की डायरेक्ट रे पड़ती है। मकर रेखा क्या है, ये 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। जो कर्क रेखा थी वो क्या थी, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा थी। अब ये क्या है, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। यहाँ 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तब यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। और बच्चों यहाँ 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और यहाँ पर तब क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है बच्चों। और चौथा देखिए यहाँ पर आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त क्या होता है, यह 66 डिग्री, यहाँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह वृत्त 21 जून को 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है। इस वृत्त पर बच्चों 24 घंटे, जो 21 जून का समय होता है उसमें 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है। कहाँ पर बच्चों, आर्कटिक वृत्त में। उसकी डिग्री क्या है बच्चों, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब बच्चों जो अंटार्कटिक वृत्त है वो क्या है, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर रहता है। और यहाँ पर बच्चों जो 22 दिसंबर को 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है, और यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या रहता है, 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है। रात होती ही नहीं है इस दिन पर। कहाँ पर बच्चों, जो आर्कटिक वृत्त है और जो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अब बच्चों देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, अर्थ हीट जोन। जो पृथ्वी का ताप कटिबंध जो जोन है वो क्या है, आइए पढ़ते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सभी अक्षांशों पर वर्ष में एक बार दोपहर में धूप सूर्य जो है वो सिर के एकदम बिल्कुल ऊपर होता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊष्मा होती है और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तीव्र गति से ऊष्मा आती है, गर्मी होती है। तो बच्चों कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चात दोपहर का सूर्य कभी भी किसी भी अक्षांश पर सिर के ऊपर नहीं आता है। मकर रेखा और कर्क रेखा, इन दोनों के अलावा जो दोपहर, इन दोनों के पश्चात जो दोपहर का सूर्य कभी भी किसी भी अक्षांश पर नहीं आता है बच्चों। और सूर्य की किरणें ध्रुव की ओर तिरछी हो जाती है। अतः उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के मध्य वाले क्षेत्र का तापमान मध्य होता है, अतः इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अब बच्चों जैसे कि हम जब उसकी जैसे हम आगे जाते हैं उसकी जो यहाँ पर इसके जरिए समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट सूर्य की किरणें आ रही हैं और यहाँ पर क्या है बच्चों, सूर्य की किरणें कम होती जाती है, तो यहाँ पर ऊष्मा कम होती है, यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, ठंडक रहती है। और बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट
रोशनी जाती है तो यहाँ पर जो गर्मी है वो ज्यादा रहती है। और इसे बच्चों इसे क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, और इसे उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। तो बच्चों तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैला है। जो तिरछी जो टॉर्च है, जो तिरछी टॉर्च डालेंगे वो क्या है, तिरछा पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। जो डायरेक्ट नहीं पड़ेगा तो ठंडी रहेगी, और जहां पर प्रकाश डायरेक्ट होता है बच्चों वहां पर क्या रहता है, गर्मी रहती है। इस पिक्चर से भी बच्चों यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि किस प्रकार ये इसका प्रकाश यहाँ डायरेक्ट आ रहा है। तो ये क्या है, बहुत गर्म क्षेत्र है। और वहीं पर जो ये जो पार्ट हो गए, यानी कि ये वाले जो पार्ट हो गए, यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होगी। ये कौन से पार्ट हो जाएंगे, शीतोष्ण वाले पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के मध्य के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से अधिक ऊपर नहीं आ पाता, अतः इन्हें शीत कटिबंधीय कहते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया उस पिक्चर में बच्चों कि क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी रेखा रोशनी नहीं पड़ती, इसीलिए रोशनी कम होने के कारण यहाँ पर जो सूर्य की गर्मी है वो भी क्या होती है बच्चों, कम दूरी पर आ पाती है। और इसीलिए बच्चों से क्या बोलते हैं, शीत कटिबंधीय वृत्त बोलते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र बहुत ठंडे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज रेखा से ऊपर आता ही नहीं है। अब बच्चों हम इस चीज को यहाँ पर इस चार्ट से भी समझ सकते हैं, इस चित्र से भी देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंधीय। अब बच्चों ये जो एरिया यहाँ पर सूरज की एकदम तीव्र रोशनी आ रही है और लगातार रोशनी आ रही है, जिससे बच्चों क्या यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र बन जाता है। और उसके बाद बच्चों ये क्या क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट जो रोशनी है वो नहीं पड़ती, तो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय बन जाते हैं। ये दोनों जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय बन जाते हैं। और दूसरे जो ये वाले हैं बच्चों, ये उदासीन। बच्चों यहाँ पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, जहां पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी सीधे नहीं पड़ पाती है। तो बच्चों अब है हमारे पास हमारी देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो यहाँ पर बच्चों आप जान सकते हैं कि यदि किसी स्थान की स्थिति बताना चाहते हैं तो उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियां भी आप भी जरूरत होती है आपको। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप तथा प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, पर उनकी सही स्थिति ज्ञात करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। मतलब बच्चों उनकी जो डिग्री तो सेम है, एक जैसी एक ही है, लेकिन उनकी जो एक्चुअल उनकी दूरी उनको जानने के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो बच्चों ये संदर्भ रेखाएं देशांतरीय यामोत्तर कहलाती है, और यही जो संदर्भ रेखा हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतरीय यामोत्तर रेखा, एवं उनके मध्य की दूरी को देशांतर के अंशों में मापते हैं। जो उनके बीच की दूरी होती है उसको किसमें मापते हैं बच्चों, देशांतर के अंशों में। तो बच्चों हर अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में बांटा जाता है। ये अर्धवृत्त है और इनके मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम हो जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सारी देशांतरीय यामोत्तर परस्पर मिलती हैं। और बच्चों जो ये हर अंश को मिनट को सेकंड में बांटा जाता है, और उसके बाद जो अर्धवृत्त होते हैं इनके मध्य की दूरी क्या होती है, ध्रुवों तक बढ़ने पर उनकी दूरी जो है वो कम होती जाती है, और ध्रुव पर एकदम क्या हो जाती है बच्चों, शून्य हो जाती है, जहां सारी देशांतरीय यामोत्तर परस्पर आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो बच्चों आगे है, अक्षांश रेखाओं से अलग सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई बराबर होती है, अतः इन्हें केवल मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना मुश्किल था। सभी देशों ने मिलकर यह निर्णय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, उसे गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम की तरफ गिनती आरंभ की जाएगी। तो मतलब बच्चों उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर क्या था, हमारी पहले हमने देखा था विषुवत रेखा थी, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कवृत्त था, और इनकी जो डिग्रियां थी वो इस प्रकार थी। और ये क्या है, मानक मध्याह्न रेखा है। ये जो रेखा है बच्चों, ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर मानक मध्याह्न रेखा है। और ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, ध्रुव पर क्या हो जाता है बच्चों, शून्य हो जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ समझते हैं आगे
कि जब हमें अक्षांश रेखाओं से सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई जब बराबर होती है तो इसीलिए क्या है, इन्हें केवल मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल लगे, क्योंकि लंबाई क्या थी बच्चों, बराबर थी। इसीलिए सभी देशों ने मिलकर के निर्णय लेकर जो ग्रीनविच है, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, वहां से गुजरने वाले जो यामोत्तर है से पूर्व और पश्चिम की तरफ गिनती आरंभ की जाएगी। पूर्व से पश्चिम की तरफ गिनती जो है वो आरंभ की जाएगी। तो यह यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर कहलाए, और ये यामोत्तर जो था वो क्या कहलाए, बहुत ही प्रमुख यामोत्तर कहलाए। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। और प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो बच्चों 180 डिग्री यामोत्तर जो है वो क्या है, दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं पृथ्वी को 2 हाफ्स में। तो बच्चों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, अतः किसी जगह के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू लिखते हैं और दक्षिण के लिए बच्चों किस साइन का यूज करते हैं, प लिखते हैं। पूर्व के लिए पू लिखते हैं, दक्षिण के लिए प लिखते हैं। और 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर का एक ही रेखा पर स्थित होना अत्यंत रोचक जानकारी होती है बच्चों। और बच्चों आगे जानते हैं कि ग्लोब पर अक्षांश समांतर, जो ग्लोब पर जो रेखाएं अक्षांश वो क्या होती हैं, समांतर होती है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, रेखाओं और देशांतरी यामोत्तरों से बने ग्रिड पर गौर कीजिए। और देशांतर क्या होती है, जो लॉन्गिट्यूड होती है, जो खड़ी हुई रेखा होती है, उनके जो बने जो ग्रिड है जहां पर वो दोनों रेखाएं मिलती हैं उन पर गौर करना है। तो यदि आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी मिलती है तो आप ग्लोब पर उस स्थान को सरलता से ढूंढ सकते हैं। और बच्चों उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको सही जानकारी है तो उसको आप ग्लोब पर बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों उदाहरण के लिए असम में जो धुबरी है, धुबरी क्या है, 26 डिग्री उत्तर में स्थित है, तो अक्षांश उसका है, और जो 90 डिग्री पूर्व क्या है, उसका देशांतर है। तो बच्चों जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है वह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। जहां पर ये दोनों बिंदु दोनों डिग्री एक दूसरे को काटती है वहां पर क्या होगा, धुबरी का सही जगह होगी वहां पर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है हमारी ग्रिड। इसे ग्रिड बोलते हैं, जहां पर बच्चों अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटती है। उन सभी पॉइंट्स का, उन सभी का पता लगा करके हमें आसानी से पता चल पाता है ग्लोब के अंदर की किस जगह की क्या स्थिति है, वो जगह किस एरिया में आता है और किस देश में आता है। तो बच्चों उसके बाद हम देखते हैं इस स्थिति को समझने हेतु एक कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा बनाइए। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा बनाइए। क्षैतिज रेखा को क ख ग घ, क्षैतिज रेखा है ना, उनको क ख ग नाम दे दिया, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बच्चों क्या नाम दे दिया, 1 2 3 4। अब ये बिंदु जिन पर क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त बनाइए। जहां पर ये काटती हैं वहां पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आपको छोटे वृत्त बनाने हैं ऐसे वाले, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है बच्चों, इन छोटे वृत्तों को अ ब स द और ध नामों से आपको संबोधित करना है, प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद हम मान लीजिए कि क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश और ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों को प्रदर्शित करती हैं। जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो क्या है बच्चों, किसको प्रदर्शित करती हैं, उत्तरी अक्षांश को, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो पूर्वी अक्षांश को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि वृत्त अ और ख उत्तरी अक्षांश, वृत्त अ और ख उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। उसके बाद अन्य वृत्तों की स्थिति के बारे में भी आप इसी तरीके से पता लगा सकते हैं। क्या ये 1 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी पूर्वी देशांतर पर 1 डिग्री स्थित है। और इसी तरीके से बच्चों अब इन सभी गोलों के भांति इनसे भी इनका जो भी सारा है पता लगा सकते हैं, और ये जैसे कि 4 डिग्री पे चला जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देशांतर रेखाएं एवं समय, मतलब लॉन्गिट्यूड लाइंस एंड टाइम। तो क्या होता है बच्चों कि जो देशांतर और समय में घनिष्ठ संबंध होता है। सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, अतः पृथ्वी पर सब जगह समय
पृथक पृथक यानी कि अलग अलग होता है। सूर्य क्या होता है, पूरब में निकलता है पश्चिम में डूब जाता है। और रेखाओं में और देशांतर रेखाओं में समय में क्या है, बहुत तगड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। एक देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर पड़ता है, क्योंकि सूर्य को पार करने में प्रत्येक देशांतर को कितने मिनट का समय लगता है बच्चों, 4 मिनट का समय लगता है। ग्रीनविच पर जब सूर्य लंबवत होता है, एकदम डायरेक्ट हीट पड़ता है, तो दोपहर के क्या बजते हैं बच्चों, 12 बजते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले दोपहर होने के कारण इसे प्रथम मध्याह्न रेखा कहा जाता है। सबसे पहले दोपहर कहाँ होती है बच्चों, वहीं होती है, इसलिए उसको प्रथम मध्याह्न रेखा कहा गया है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। तो उसके बाद बच्चों यहाँ है स्थानीय एवं मानक समय। अब क्या है, स्थानीय समय क्या है और मानक समय में क्या है, वो हम पढ़ते हैं। तो लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम, लोकल और स्टैंडर्ड टाइम कैसे है, तो स्थानीय समय में क्या है, किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो किसी भी स्थान का हमें जो समय ज्ञात करना होता है, उसकी जो सूर्य होता है ना बच्चों, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे ऊपर होता है, तो उस दिन समय के दिन क्या होता है, उस समय के दिन 12 बजे होते हैं। ठीक है, उस समय दिन के कितने बजे होते हैं बच्चों, 12, अर्थात मध्याह्न होता है, यानी दोपहर हो रही होती है। घड़ियों के समय घड़ियों के समय को जो इस समय के अनुसार सेट की जाती है, उसका स्थान क्या होता है, उस स्थान का स्थानीय मान कहा जाता है। तो बच्चों इसके इसके जरिए जो वहां का जो मान है, स्थानीय मान जो सेट हो जाता है, उसे स्थानीय मान कहा जाता है। किसी एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय मान एक समान होता है। किसी भी एक देशांतर पर स्थित जो भी कोई भी देशांतर है, वो क्या है बच्चों, वहां पर सभी का मान क्या होगा, सब जगह का मान एक ही जगह का समय। ठीक है, अब क्या है मानक समय क्या है, तो विभिन्न देशों का स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। इससे अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अब अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा समय, तो क्या होगा, अलग अलग जगह में अलग होने से कठिनाइयां तो उत्पन्न होगी। जैसे भारत जैसे देश में रेलवे समय सारणी तैयार करने में बहुत सारी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों एक ही दिन में रेल को अनेक देशांतर जो है, देशांतरों को पार करना पड़ता है। तो जिनके कारण अनेक स्थानीय समय सारणी में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जो अलग अलग समय सारणी है वो क्या करती हैं, जो अलग अलग देशांतर है वो समय सारणी में क्या करते हैं बच्चों, रुकावट यानी कि व्यवधान उत्पन्न करते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का फर्क है बच्चों, लगभग 2 घंटे का अंतर है, गुजरात के स्थानीय समय में और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में। तो इसीलिए पूरे वर्ष में एक मानक समय की आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ा कि पूरे देश में एक मानक समय को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारत में जो प्रयागराज से नई नई जगह है बच्चों, वहां से जो गुजरते हुए एक लाइन बनाएगी, जो कि 82.5 पूर्व के अनुसार माना गया। इसे क्या माना गया बच्चों, भारत मानक समय माना गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी माना गया। ठीक है, अब इसे आईएसटी यानी शॉर्ट फॉर्म में आईएसटी भी कहा जाता है। ये ग्रीनविच समय यानी कि ग्रीन मेन टाइम में जीएमटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, से 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे है। जब ग्रीनविच में बच्चों 8 बजता है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे होने के कारण यहाँ पर बच्चों क्या होता है, भारतीय मानक समय में क्या होगा, 1:30 यानी कि बच्चों 1:30 बज रहा होता है। तो ये है बच्चों मानक समय का अर्थ और उनको प्रयोग करने का तरीका। और बच्चों यहाँ पर हम दोहराते हैं कुछ पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु और आदर्श प्रतिरूप है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक अन्य काल्पनिक रेखा है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। और सूर्य की किरणें ध्रुव की ओर तिरछी हो जाती हैं, ध्रुव की ओर सामने डायरेक्ट नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप तथा प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री कहाँ पर है, दक्षिण पर स्थित है। प्रमुख यामोत्तर जो है 180 डिग्री यामोत्तर, और यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में, 2 बराबर बराबर भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बच्चों बांट देती हैं। सो एक देशांतर समय में 4 मिनट का अंतर पड़ता है, क्योंकि सूर्य को पार करने में प्रत्येक देशांतर को 4 मिनट का समय लगता है। अब प्रत्येक देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है बच्चों, 4 मिनट का अंतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो देश हमारा जो सूर्य है ना, उसको सूर्य को पार करने में, हर देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, मतलब 2 घंटे आगे पीछे चलता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का समय। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस कक्षा में सब कुछ सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, अपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।